मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे डीएच लॉरेंस की, सांवले सपनों की याद पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे। डीएच लॉरेंस जो कि प्रख्यात लेखक रहे हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी से पूछा गया, फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि आप कुछ कहिए उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनका जीवन इतना खुला था, एक खुली किताब की तरह था कि उनके बारे में मुझसे ज़्यादा हमारे छत पर बैठी गौरैया बता सकती है। मतलब कोई भी हमारे बारे में बता सकता है, सिर्फ उनके ही नहीं, मेरे बारे में भी। तो डीएच लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे, लेखक थे जिनका प्रकृति प्रेम प्रसिद्ध है। तो उनकी पत्नी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि लॉरेंस, मुमकिन है मेरी हड्डियों में समाया हो, मेरी रगों में समाया हो। पति थे और दोनों साथ आपसी जो प्रेम होता है, तो उसके हिसाब से दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हो सकता है कि वो मेरे भीतर तक समाया हो, मेरे रग रग में बसे, लेकिन हमारा जीवन इतना खुला है, एक खुली किताब की तरह है, जिसके बारे में आपको कोई भी बता सकता है। जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे छत पर बैठने वाली गौरैया भी आपको बता सकती है। तो कहने का अर्थ यही था कि उन लोगों का जीवन बहुत सादा था और उसमें कोई रहस्य नहीं था, उसमें कोई छुपाव नहीं था। आगे कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो जटिल प्राणी होते हैं, जो सीधे साधे लोग नहीं होते हैं, जो बातों को सीधा नहीं समझते हैं, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। तो कहते हैं कि उनकी एयरगन से जो गौरैया घायल होकर गिरी थी, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी, एक बदलाव ला दिया जीवन में, वो पूरी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कहने का कि पूरे जीवन वो इस चीज़ को भूल नहीं पाए कि गौरैया उनके खेल से, उनके एयरगन से घायल हो गई थी, कष्ट में आ गई थी। तो वो याद उन्हें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि वो पक्षियों के लिए नए नए खोज करते रहें और उनके बारे में नई चीज़ें जानें और उनकी सहायता करें जहाँ तक हो सके। तो ये हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। ये विशेष तरह के जो लोग होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं किसी चीज़ के प्रति। कितनी बार कितने कीड़े मकोड़े, कितने पक्षी हमारी गलतियों से मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन सब इतने संवेदनशील नहीं होते हैं कि उससे उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाए। लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अफसोस करके निकल जाते हैं। गुजरात में एक फेस्टिवल होता है, उत्तरायण बोलते हैं उसको, जो मकर संक्रांति अपने यहाँ होता है। उस दिन वहाँ पतंग उड़ाए जाते हैं। हर छत पर लोग पतंग लेकर खड़े होते हैं, इतना इतना पतंग रख लेते हैं, 50-50, 100-100, 20-10, जैसे जिसकी क्षमता है वो पतंग लेके छत पर चढ़ जाते हैं। बाजा वगैरह बजता रहता है, खाने पीने की चीज़ें रखी रहती है, हाथ में वो टेप लगाए रहते हैं कि धागे से हाथ नहीं कटें, क्योंकि धागे पर एक मंजा चढ़ाया जाता है जो शीशे को बारीक करके और उसको किसी चिपकने वाली चीज़ में मिला के धागे में लपेट दिया जाता है ताकि वो दूसरे पतंग को काट सके। तो ऐसे लाखों पतंग गुजरात में उड़ते रहते हैं, लाखों बल्कि करोड़ों पतंग गुजरात के आसमान में आपको उस दिन दिखेंगे। बड़ा अच्छा दृश्य होता है, बड़ा ही खूबसूरत माहौल होता है। लेकिन इन धागों से काफ़ी सारे पक्षी घायल हो जाते हैं।
वहाँ की सरकार बार बार निवेदन करती है, पर्यावरण में जो होते हैं वो लोग निवेदन करते हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं कि आप धागों में मंझा न लगाएं, उनमें वो शीशे की जो बारीक शीशे का पाउडर होता है वो न लगाएं, ये खतरनाक है, ये पक्षियों को नुकसान देता है। पतंग कट गई और जाकर के पेड़ पर लटक गई तो उसके साथ धागा भी रहा, तो वो बाद के कुछ दिनों तक भी पक्षियों को परेशान करते रहते हैं। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है कि उससे आदमी भी घायल हो गए हैं, रास्ते पर चलते हुए किसी की पतंग कट के आ रही है, वो धागा गले में फंस गया तो वो घायल कर देता है। तो वहाँ के लोग ये बात जानते हैं कि इससे पक्षी घायल हो सकते हैं, और वहाँ के लोग बड़े प्रकृति प्रेमी होते भी हैं, लेकिन फिर भी वो इससे चूकते नहीं हैं अपने उस क्षणिक आनंद के लिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। च्युइंगम खा के आप फेंक देते हैं रोड पर, चिड़िया उसको खा लेती है, उसके गले में फंस जाता है, वो उसको दाना समझ के निकल जाती है, उसके गले में वो फंस जाता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ हम काट देते हैं, कोई घना पेड़, तो उस पर से जाने कितने पक्षी बेघर हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को नुकसान देती हैं, हम जाने अनजाने हम वो करते रहते हैं। अगर हम जान जाते हैं हमारी गलती से कोई घोंसला गिर के बच्चे मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं या अंडा फूट जाता है, तो हम थोड़ी देर के लिए अफसोस करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि उस घटना से हमारे जीवन की दिशा बदल जाए और हम उसके लिए काम करें। बहुत से लोग करते हैं, सालिम अली तो उसमें सबसे ऊपरी स्तर पर हैं, उन्होंने तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। बहुत से लोग आज भी काम कर रहे हैं पक्षियों के, लेकिन इतना संवेदनशील होना रेयर होता है, कम लोग ऐसे देखे जाते हैं। तो वही कहा गया कि वो एक घायल गौरैया उन्हें पूरी जिंदगी प्रेरित करती रही नए नए खोज करने के लिए, पक्षियों के बारे में नई चीज़ें जानने के लिए, उनकी नए तरह से सहायता करने के लिए, और यह जानने के लिए कि उनको क्या मुश्किलें हैं, कैसे उनकी सहायता की जा सकती है। तो ये चीज़ें वो पूरे जिंदगी करते रहे। उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा, वो एक बार भी निराश नहीं हुए, और लॉरेंस की तरह ही वो नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक जीवन का मतलब प्राकृतिक जीवन, नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, जिसमें बनावटीपन ना हो, जो प्राकृतिक रूप में हो अपने, उसको नैसर्गिक जीवन कहेंगे, जिसमें कोई दिखावा, कोई बनावट, कोई कृत्रिमता न हो। आगे कहते हैं, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो उन लोगों, उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। सालिम अली दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कहने का मतलब कि जो प्रकृति की दुनिया है, जो प्रकृति है हमारी, उसके लिए काम करने वालों में वो एक टापू की तरह नहीं बल्कि एक अथाह सागर की तरह बनकर उभरे थे, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। टापू एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहां आप सहारा ले सकते हैं। कहने का किसी एक क्षेत्र में वो काम कर रहे होते, किसी छोटे से जगह में काम कर रहे होते, उस क्षेत्र के पक्षियों के बारे में सोच रहे होते, तो कहा जाता कि वो एक टापू की तरह सहारा दे रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे, जिनके मन में पूरे विश्व के पक्षियों के लिए चिंता थी, और वो चाहते थे कि लद्दाख से लेकर केरल तक का पर्यावरण सुरक्षित रहे, वहाँ के जीव जंतु सुरक्षित रहे, पक्षी सुरक्षित रहे। इसलिए कहा गया कि वो अथाह सागर बन के उभरे थे, एक छोटा टापू बनकर नहीं उभरे थे। उन्होंने अपने आप को एक अथाह सागर बना लिया था जिसका कोई अंत नहीं हो। जहाँ भी उनको मिलता कोई सुराग, वहाँ वो पहुँचने की कोशिश करते थे। जो लोग उनको जानते हैं कि वो कितने भ्रमणशील थे, कितने यायावर थे, यायावर कहते हैं जो घुमक्कड़ होना, घुमक्कड़ लोगों को यायावर कहते हैं, तो उनकी यायावरी अर्थात भ्रमणशीलता, घुमक्कड़ी से जो लोग परिचित थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा है उनके शव यात्रा के समय कि, या उसके बाद कि मानो वो कहीं पक्षियों के सुराग में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने नए खोज जो उन्होंने इन दिनों में किया होगा, उसके नतीजों के साथ वो अभी सामने आ जाएंगे और बताएंगे कि मैंने ये नई
पक्षियों के बारे में ये नई बातें जानी, ऐसा उनके अपने लोगों को लगता था। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेकिन जब तक वो नहीं लौट रहे हैं तब तक क्या उनको गया हुआ ही मान लिया जाए? तो लेखक की आंखें नम है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। कहने का मतलब है कि एक सालिम अली थे जिन्होंने अपना जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। क्या कोई दूसरा सालिम अली पैदा होगा जो उनकी तरह ही अपना जीवन समर्पित करे उन बेजुबान पक्षियों के लिए? बेजुबान से अर्थ है कि वो उनके पास भाषा नहीं होती कि वो हमें अपना कष्ट बता सके। हमको समझना पड़ेगा उनके कष्ट को, उनकी दृष्टि से उनके जीवन को देख करके। तो क्या कोई और सालिम अली पैदा होगा? अगर कोई और उनकी जगह ले सके तो मान लिया जाएगा कि सालिम अली लौट आए हैं, नहीं तो वो स्थान रिक्त ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये पाठ हमने समाप्त किया। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुतों ने गौरैया नहीं देखा होगा। आपके जन्म होने के बाद उनका अस्तित्व तो लगभग मिट सा गया है। हमने खूब देखा है गौरैया बचपन में हम लोगों ने। बीच के दिनों में वो गायब हो गए। उसका कारण माना जाता है कि जो मोबाइल टावर से जो रेडिएशन होता है उसके कारण उनका जो आपसी तालमेल था, सिग्नल जो चिड़िया एक दूसरे को दे करके कांटेक्ट में रहते हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो उनका ग्रुप टूटता चला गया और वो समाप्ति की ओर बढ़ गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ दिनों से फिर गौरैया देखे जाने लगे हैं और लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। गौरैया होती क्या थी या होती क्या है, अभी भी है, मेरे घर पर भी अब आने लगी है। वो एकदम छोटी चिड़िया होती है। उसका रंग जो होता है वो लकड़ी के जैसा ही लगभग रंग होता है, शीशम वगैरह की लकड़ी नहीं, और मतलब थोड़ा मटमैला, थोड़ा भूरा, इस तरह से मिला जुला होता है उसका पंख। और बहुत छोटी चिड़िया होती है, जैसा फूलों पर जो आप चिड़िया देखते हैं उससे थोड़ी बड़ी। वो गौरैया, स्पैरो जिसको बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करें, गुजरात में अहमदाबाद में है जगत भाई, वो डिब्बे बना करके लोगों को बांटते थे पहले। अब वो किताब भेजते हैं लोगों को फ्री में, उसके बारे में जानकारी के साथ उसका घर बनाने का तरीका दे करके कि आप उनके लिए एक मंदिर जैसा छोटा सा घर बनाइए, प्लाईवुड का या कूट का, जो कार्टून वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए और एक डंडा जैसा लगा दीजिए जिस पर वो बैठ सके, और उसको घर के आसपास जो आपका छज्जी निकला होता है घर में से, उसके नीचे लगा दीजिए। क्योंकि गौरैया की आदत होती थी वो रोशनदानों में अपना घोंसला बनाती थी। वो आदमी के नज़दीक रहने वाली चिड़िया है, वो जंगल में रहने वाली चिड़िया नहीं है। बचपन में याद है हम लोगों को कि घर के रोशनदान में गौरैया का घोंसला होता ही होता था। जब दिवाली वगैरह में साफ सफाई होती तो उनको हटा दिया जाता था, फिर से वो बना देती थी। तो अब लोग कृत्रिम घर बना के उनके लिए लटका रहे हैं, एक उसको पेंट वगैरह कर देते हैं बाहर से कि सुंदर भी लगे, और उसके पास कुछ धान की बाली या कुछ अनाज वगैरह रख देते हैं ताकि उससे वो आकर्षित हो और उसमें अपना घोंसला बनाए। और ये सफल हो रहा है। लाखों घर ऐसे लगाए जा चुके हैं। बिहार में भी मोतिहारी में एक हैं सुशील कुमार, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जीता था, आप लोग जानते होंगे, मोतिहारी के हैं। वो भी इस पर काम कर रहे हैं। वो भी काफ़ी घर उसका प्लाई का बनवा के बांटते हैं। और भी लोग पूरे भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें योगदान देना चाहिए, ऐसे कामों में हमें योगदान देना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए। इसमें खर्चा कुछ नहीं होता है, मेहनत बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सब काम छोड़ के ये करना होता है। बस रुचि की बात है कि आप अपने जो फालतू का समय है, जो आप ऐसे ही कहीं बिताते हैं, उस समय थोड़ा सा उनके लिए कुछ करें। कुछ करना क्या है कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मतलब आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए। जैसा कि मैंने देशभक्ति के बारे में बात किया था 10वीं क्लास
वोकल के साथ जब हो रही थी बातें, तो मैंने उस पर विस्तार से बात की कि ऐसा नहीं है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े रहने से होती है। आप अपने जगह पर अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, कुछ भलाई का काम कर रहे हैं जिससे समाज का उत्थान हो, देश की समृद्धि हो, तो वो देशभक्ति है। तो उसी तरह से पर्यावरण के लिए आप पर्यावरण को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तब भी आप उसके लिए काम ही कर रहे हैं। आप अगर च्युइंगम खा के रास्ते पर नहीं फेंक रहे हैं, आप अगर पतंग में मंजा लगा के नहीं उड़ा रहे हैं, आप अगर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि गर्मियों में जब मई जून के महीने में पानी की कमी हो जाती है, तो कहीं कहीं पानी रख दिया जाए उथले बर्तन में, जिसमें कि आराम से पक्षी पी सके, तो यही पर्यावरण बचाने का काम हो गया आपकी तरफ से। और ये छोटे छोटे काम हैं जिनको किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सालिम अली की तरह ही दूरबीन लगा के पूरे भारत में घुमा जाए, हर आदमी नहीं कर सकता है, सबके पास इतनी क्षमता नहीं होती है, उतना धैर्य नहीं होता है, संसाधन नहीं होते हैं। तो लेकिन आप जो कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमको इनकी मदद करनी है, पर्यावरण की मदद करनी है, उसके सुरक्षित रहने में मदद करना है, जीव जंतुओं की मदद करनी है। कहीं घोंसला दिखा तो उसको तोड़ नहीं देना है किसी भी पक्षी का। थोड़ी देर के रोमांच के लिए उसको उतार के उसका अंडा देखने लगे, या बच्चा है तो बच्चा देखने लगे, तोता का बच्चा मिला तो पकड़ के पिंजरे में डाल दिए, ये ठीक नहीं है। उनको खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आपके आसपास वो आके रहें। उसके लिए पिंजरे में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कबूतर उड़ते रहते हैं, आप अगर उनको 2 दिन खाना दे देंगे कुछ, तो वो ऐसे ही आपके आसपास आके उड़ता रहेगा, आपके ऊपर आके बैठ जाएगा कंधे में। तो पक्षी तुरंत दोस्त बन जाते हैं, उनको जहाँ उचित माहौल मिलेगा। आप कभी अगर दिल्ली जाएँ, कुतुब मीनार वगैरह में घूमने जाएँ, तो वहाँ देखिएगा गिलहरी आके हाथ में से ले जाती है खाना। जो पेड़ों पर रहती है गिलहरी, वो कोई पालतू गिलहरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे बढ़ाएंगे हाथ में अंगूर रख के या कुछ भी खाने, मूंगफली, वो आएगी और आपके हाथ में से लेके खाने लगेगी वहीं बैठ के। वो नहीं डरती है, क्योंकि लोग उसको वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उसको कुछ देते रहते हैं, तो उसको लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं, यही तैसी। इसी तरह से सभी जो चिड़ियाघर, जू वगैरह में जो केयर टेकर्स होते हैं, उनके बारे में आप देखते होंगे, वो बाघों को जाके खाना दे आते हैं भीतर घुस के, उनकी सेवा कर देते हैं, उनको सहला देते हैं। वो बाघ उसको नहीं कुछ करता है, वो शेर नहीं कुछ करता है, क्योंकि प्यार हर जीव समझता है। ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य नहीं है तो उसको प्रेम नहीं समझ में आता है। सबको समझ में आता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। ये 2 चीज़ें हर जीव समझता है। छोटे से छोटा कीड़ा भी समझता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। आप देखिएगा, छोटे से छोटा कीड़ा, केचुआ या और छोटा कोई कीड़ा पेड़ पौधों पर दिखे तो उसको खतरे का एहसास होता है, और ये भी पता है कि इधर खतरा नहीं, तो वो खतरे से भागेगा और जहाँ उसको सुरक्षित लगेगा वहाँ जाके वो रुकेगा, जहाँ उसको खाना मिलेगा उसको खाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप, जो बिढ़नी होता है पीला वाला, जिसको बर्र बोलते हैं या कतैया भी बोलते हैं, अपने यहाँ बिढ़नी बोलते हैं, आप कभी उसके घोंसले पर ध्यान दीजिएगा, कितना मेहनत से वो बनाती है, कैसे बनाती है। मधुमक्खी का तो देखते ही अच्छा। आम के पेड़ों में जो पत्ते को ऐसे ऐसे मोड़ के वो बनाती है बिढ़नी, आपको आश्चर्य होगा कि कैसे इतनी छोटी सी ये इतना छोटा कीड़ा है और इसने कैसे इसको मोड़ा होगा इतने बड़े पत्ते को। तो ये चीज़ें जब आप देखने जाएंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका प्रेम बढ़ेगा जीव जंतुओं से, प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। तो इसको जरूर करना चाहिए, इस रुचि को बढ़ाना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहरीले सांप को जाके आप पकड़ने लगिएगा, वो नुकसान करेगा, या वही जो बिढ़नी का छत्ता होता है उसको हिलाने मत लगिएगा, काटेगा तो बहुत दर्द होगा। बस उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। इस हिसाब से अपनी रुचि को जगाना है। आप अपने आप में एक सालिम अली होंगे। सालिम अली होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 94 साल का जीवन पूरी तरह से उसमें समर्पित करें। आप थोड़ा थोड़ा भाग तो दीजिए, तो कई भाग मिलकर के एक पूर्ण सालिम अली बन जाएगा, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा, जिससे प्रकृति को फायदा होगा और आपको जो आनंद मिलेगा सो अलग। तो इस तरह से हम लोगों को
इसमें रुचि जरूर लेना चाहिए। चलिए, तो आज इसको ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन फिर हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते की ओर बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।